चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्यूएफटी के सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर है, जिसमें नहीं सर्कुलर शेप में वायर है, इसमें आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। तो which factor is responsible for maintaining the current in the direction of the wire and not changing its value, और कौन यहाँ पे चार्जेस को घुमा रहा है। तो देखो किसी भी कर्व में अगर आपके पास चार्जेस चल रहे हैं तो कर्व में चलने के लिए आपको फोर्स चाहिए विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, और वो फोर्स कहाँ से आएगा उसकी बात कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस और एडवांस पहले बात कर चुके हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास मान लेते हैं करंट इस तरफ फ्लो हो रहा तो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले इस सरफेस पर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो माइनस 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 और इधर की तरफ प्लस 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 प्लस। तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इधर की तरफ एक फोर्स आएगा। ये फोर्स इन इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर आपके जो है वो फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो किस वजह से आ रहा है? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वायर। दिस इज द रीजन कि वहां पर क्यों ये इस तरीके से चल पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वायर के सरफेस पे भी चार्ज एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज को एक क्वेश्चन आपको सिखाता है और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में भी बहुत इसको इग्नोर कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको याद नहीं रख पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी J बराबर सिग्मा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक वायर के 3 सेक्शन है, इन सभी सेक्शंस में एरिया सेम है। एरिया अगर सेम है और करंट सेम है तो क्या J सेम रहेगा? अब रो सब जगह अलग अलग है, सिग्मा को भी क्या लिख सकता हूं, J इज इक्वल टू 1/ρ इंटू ई। तो E बराबर रो इंटू जे। तो J सब जगह सेम है, तो जहां पे रो ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड 6 रो में, फिर 4 रो में और फिर 2 रो में। तो नंबर ऑफ लाइन सबसे ज्यादा आपके पास थर्ड सेक्शन में होनी चाहिए और सबसे कम बीच वाले में होनी चाहिए। ऐसा हमें कहां दिख रहा है इन सब में मिलाकर के? वो दिख रहा है ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा यहाँ पे 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। आप देखिए लाइंस को जो दिखाया गया है वो भी इस रेशियो में दिखाया गया है, 4:2:6, यानी कि 2:1:3। तो 2 1 3, ठीक है। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे आपसे पूछ रहा था टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 70 एम्पियर। तो टोटल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स वायर में कितने होंगे? n इंटू ए इंटू एल, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एम ई इंटू वी डी। तो यहां पर आपके पास इसको आप ऐसा लिखिए, एन ए वी डी को साथ ले जाइए, क्योंकि इसमें अगर मैं E मल्टीप्लाई कर दूंगा और E डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई करंट। क्या बचा यहाँ पे? एरिया बचा, नहीं एरिया तो यहां चला गया, आपके पास बचा एम ई मल्टीप्लाइड बाय एल। भाई एम ई और एल बचा, एन ए वी डी यहां आ गया था, ई मैंने मल्टीप्लाई किया है, और ये आपके पास क्या आ गया, एम ई इंटू एल बाई ई मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू हो गई आपके पास करंट, ठीक है। तो ये टोटल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही होंगे, है ना, लेंथ भी आप जानते हैं, दिया हुआ है सवाल में 1000, करंट भी दिया हुआ है 70 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्टली सही आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर का वैल्यू? आंसर आएगा इसमें आपके पास 763/16, लगभग 4 के आसपास आएगा। तो 4 के आसपास ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, 40 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से क्या कह रहा है? अ माइक्रोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, यानी ये आपके गैल्वेनोमीटर का सवाल है। ये गैल्वेनोमीटर को इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक वोल्टमीटर में और एक एमीटर में। याद करिए वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस शंट रेजिस्टेंस, जो सीरीज में लगाते हैं। और एमीटर में कन्वर्ट करने का क्या होता है? I बराबर IG इंटू 1 प्लस RG बाय S, ठीक है। इसमें आपको फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना दे रखा है? 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि IG का वैल्यू है 50 माइक्रो एम्पियर। और टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको ऑफ दी माइक्रोमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर 10 ओम, यानी कि Rg का वैल्यू आपको 10 ओम दिया हुआ है। अब इन वैल्यूज को उठा करके आपको यहां पुट कर देना है। तो V का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 50 इंटू
10 प्लस शंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू 1 प्लस 10 बाय शंट रेजिस्टेंस जो आप पैरेलल में लगाते हैं इन द एमीटर। अब आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि भाई आपके पास 10 किलो ओम यहाँ पे रखता हूं तो कितनी रेंज आएगी, है ना, 200 किलो ओम रखता हूं तो कितनी रेंज आएगी, फिर यहाँ पे 1 ओम रखता हूं तो कितनी रेंज आएगी, और 1 ओम रखता हूं तो कितनी रेंज आएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 10 अगर आप यहाँ पे रखते हैं किलो ओम, यानी कि 10,000 ओम हो गया। ठीक है, तो 50 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 10,000 को 10,000 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो जगह 5 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 0.5 वोल्ट। लेकिन ये ऑप्शन क्या कह रहा है, 50 कह रहा है, तो ये गलत हो गया। इसी की जगह आप यहाँ पे 10 की जगह 200 रखेंगे तो क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे 200 रखते 20 टाइम्स हो गया, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इंटू 20 विल गिव यू 10 वोल्ट। आपको सही आंसर मिल चुका है। ठीक है, और बाकी दो ऑप्शन क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो बाकी दो ऑप्शन आप चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको शंट का वैल्यू रखना है। जैसे आप यहाँ पे 1 ओम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 इज 11 इंटू 50, 11 इंटू 50 इज 55 कुछ आएगा, यहाँ पे है नहीं। अगर आप यहाँ पे 1 ओम रखते हैं तो वही दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है, 55 वाला कोई ऑप्शन है नहीं, 55 का मल्टीपल नहीं है, 0.55 नहीं है, 5.5 नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी है। लेट्स लुक ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जेई एडवांस का सवाल है, पुराना, शायद आईआईटी जेई 2010 में आया हुआ है। अच्छा सवाल है, इनकैंडेसेंट बल्ब की बात कर रहा है। इनकैंडेसेंट बल्ब में आपके पास एक फिलामेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, बाय फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। इस R के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम इग्नोर करते हैं वो ये है कि रेजिस्टेंस होता है वर्किंग टेम्परेचर का, जब बल्ब फुल तरीके से हीट हो चुका होता है तभी फॉर्मूला लगता है। तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम विल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, जो भी आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट नॉर्मली रहता है हमारे घरों में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। फॉर 60 ओम इट विल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 60 एंड फॉर 40 ओम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 40। तो ये रिलेशन देख करके लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन टिक कर देते हैं। क्यों, 1/R100 करेंगे तो आपके पास आएगा 100 अपॉन वी स्क्वायर, 1/R40 करेंगे तो 40 अपॉन वी स्क्वायर, R60 करेंगे तो 60 अपॉन वी स्क्वायर। इसको देख के लोग जाते हैं खुश, अरे ये तो पहला ऑप्शन आ गया, टिक करो आगे बढ़ जाओ। ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, कि सवाल आपसे वर्किंग टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, सवाल बात कर रहा है किस चीज की, आप ध्यान से देखिए, एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे रिलेशन होल्ड नहीं करते हैं। तो क्या रिलेशन होल्ड करते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर यहां पे सबसे ज्यादा किसका है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे ऑर्डर सेम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा यही बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, घटाओगे तो इसी ऑर्डर में रहेगा। कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आता रेजिस्टेंस में, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा टेम्परेचर घटाने पे, क्योंकि वर्किंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, रूम टेम्परेचर कम होता है हमारा। ठीक है, बल्ब के लिए। तो अगर हम बात करें कि अगर ये रिलेशन हमारा है तो R40 अगर सबसे ज्यादा है तो 1/R40 सबसे कम होगा, फिर 1/R60 होगा और फिर 1/R100। ये है ऑप्शन डी। और जेई यहां पर रूम टेम्परेचर लिख करके लोगों के साथ खेल गया, गलत आंसर आ गया और लोग माइनस नंबर लेकर के आए हैं, जबकि सवाल में कोई बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कंसीडर थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L एंड थिकनेस T made of a material of resistivity rho, the resistance between two opposite faces shown by the shaded areas in the figure is। तो ये यहां से यहां तक करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ आपको ये भी L है, फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाय A, एरिया क्या है क्रॉस सेक्शन का, L इंटू T, तो दिस विल बी इज इक्वल टू रो बाय T। तो ये L पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन आ गया। तो सिंपल सा, ये भी जेई का सवाल है, पुराना, एडवांस में ही आया हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे एडवांस में पूछ लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मीटर ब्रिज का है। यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस के लिए निकाल दिए और थोड़ा सा एरर भी इंक्लूडेड है। तो पहले हम रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या आएगा, R/40 इज इक्वल टू 90/100 माइनस 40 इज 60.0। तो ये हो गया आपके पास 60। तो R का वैल्यू आ जाएगा 90 इंटू 40, 3600/60 यानी कि 60 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। अभी जो रेजिस्टेंस हमारे पास आया है, ये 60 प्लस माइनस आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि R इज इक्वल टू 90 इंटू 40 को अपन बोलेंगे x1 और ये बोलेंगे अपन x2। तो डेल्टा R बाय R क्या हो जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू, है ना भाई, डेल्टा R बाय R, इन सब में एरर, यानी कि
डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। एरर्स में इस तरह से लिखते हैं अपन। तो डेल्टा r बाय r क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा r निकालना है, r कितना है हमारा 60, इक्वल टू डेल्टा x1 कितने का है देखो 40.0 यानी कि 0.1 डेसिमल के बाद एक प्लेस है, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो 0.1 के ऑर्डर में यहां पे चलेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो डेल्टा r का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपके पास 0.1 बाय 40 प्लस 0.1 कॉमन ले लीजिए और 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 बाय 40 प्लस 60 बाय 60, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1.5, 2.5 इंटू 0.1 इज 0.25, तो यानी कि 60 प्लस माइनस 0.25 ओम आपका आंसर होना चाहिए। तो 7th का आंसर आ गया है आपका सी, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अरे ये भी बहुत आसान सा सवाल है, मस्त सवाल है, देखो सीरीज पैरेलल का सवाल है, बढ़िया सा। यहां पे आपको क्या बोल रखा है कि अंदर इसमें यहां पे होल किया, इसमें आयरन भर दिया और बाहर वाले में एल्यूमिनियम है। तो एक्चुअली दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं इस फेज से पीछे वाले फेज के बीच में। अच्छा, अगर यहां पोटेंशियल V है और पीछे 0 है तो क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा? और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू लिखनी है और यहां पुट कर देंगे। मैं आपको R1 R2 लिख के दे देता हूं, बाकी काम आप करेंगे, ठीक है। तो रो ऑफ R1 अंदर वाला आयरन है, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला देखो स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विद आयरन। तो R1 अंदर वाले को मैं R1 बोल रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू रो ऑफ आयरन, रेजिस्टिविटी आपको सवाल में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय L, लेंथ कितना है इसका 50 mm अपॉन एरिया, ये स्क्वायर फेस है 2 इंटू 2 4 mm स्क्वायर, ये आपके पास R1 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग R2 भी लिखेंगे बाहर वाले के लिए, तो बाहर वाले के लिखेंगे रो ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो इसका भी वही है 15 टू 10 की पावर -3 अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया क्या लिखोगे? एरिया आप लिखोगे इस पूरे एरिया में से अंदर वाले को माइनस, पूरा कितना आएगा 7 इंटू 7 49 माइनस 4, यानी कि 49 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर -6। R1 आ गया, R2 आ गया, आपको पुट करना है, खाली इतना काम करना है, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। आंसर इसका वैसे बी आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं 1875 बाय 64 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी आसान सा सवाल है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट का सवाल है। क्या कह रहा है, आपके पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर है, देखिए ध्यान से। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यहां पर पूरे में आई सेम रहेगा। आपसे पूछा कौन कौन से ऑप्शन सही है, पढ़ लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट बी, इसको ऐड कर लीजिए, एट बी इज ग्रेटर देन एट ए। तो बी पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेंगे, आई बराबर NeAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई सेम है, एन सेम है, ई सेम है। एन सेम क्यों है, क्योंकि नंबर डेंसिटी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट ए एंड बी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां पर अगर हम बात करें कि एरिया कहां पे ज्यादा है, ए पे ज्यादा है, तो ए पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, सही बात है। रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट बी इज ग्रेटर देन एट ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो जहां पे एरिया कम होगा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑल आर बिगर, नहीं ये लिखते ही गड़बड़ हो गई यहां पर, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी पूरे में सेम रहेगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर जाएंगे हम किसके साथ, ए, बी और सी के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि एक बैटरी है ऑफ EMF E एंड इंटर रेजिस्टेंस R, स्केटर रेजिस्टेंस R। तो क्या सर्किट बनेगा, इस प्रकार का कुछ सर्किट बनना चाहिए, राइट। अब हमसे क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस R कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें कि मैक्सिमम करंट जो है वहां पे दे रखा है 2 एम्पियर। आप ग्राफ देखिए V वर्सेस I का, ठीक है। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस का जो आपके पास वैल्यू है E माइनस IR इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास जब करंट मैक्सिमम है तो ये वैल्यू हमारे पास 0 है, राइट। तो E माइनस IR इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू 0। और इस समय पे आपके पास I कितना है, I की वैल्यू आपके पास 2, तो E माइनस 2 इंटू R बराबर 0।
अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि जब I 0 है तो वोल्टेज कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। I 0 होने का मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा वो E के बराबर ही होगा, तो E का वैल्यू 10 हो गया, तो 10 माइनस 2 इंटू आर बराबर 0 से आप बोल देंगे कि R की वैल्यू 5 ओम है। तो अगर R आपके पास 5 ओम है, EMF आपके पास 10 वोल्ट है, मैक्सिमम आपके पास करंट 2 एम्पियर है, और VI ग्राफ तो अपन सॉल्व कर ही रहे, तो डी ऑप्शन तो बकवास हो गया। ठीक है, तो A, B और C इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की 10th के बाद 11th की बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंस है 8R 2R 3R 3R। कुछ पूछ रहा है आपसे करंट इन वायर PQ, करंट इन वायर PQ, करंट इन वायर PQ। तो मेनली करंट इन वायर PQ पे सवाल है। दूसरा क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। चलिए तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी इज इक्वल टू लाइक 8R और 2R पैरेलल में, तो 8R इंटू 2R बाई 8 प्लस 2 यानी कि 10R, प्लस 3R और 3R पैरेलल में 3R बाई 2 हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 16 बाई 10 यानी कि 1.6R प्लस 1.5R इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, इट विल बी इज इक्वल टू लाइक 3.1R यानी कि 31R बाई 10। तो डी ऑप्शन तो सही है। अब हमें निकालना है करंट इन वायर PQ किधर से किधर की तरफ होगा। चलिए ना एक काम करते हैं, इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखें, ये सर्किट है इस प्रकार से कुछ, क्योंकि ये आपके पास दोनों सेम है ना, पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट का सेम है, मैंने ज्वाइन करके बना दिया P और Q को। अब यहां पे करंट और यहां करंट सेम आएगा, ठीक है, ये आपके पास E है, और ये वैल्यू जो है आपके पास पूरा रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 3R बाई 2 यानी कि 1.5R, और ये आ गया आपके पास 1.6R। तो नेट करंट इन द सर्किट विल बी इज इक्वल टू I बराबर, जो यहां से I जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू E अपॉन 3.1R। इस E अपॉन 3.1R ये जो I है, इस I में से कुछ करंट जाएगा 8R में, कुछ करंट जाएगा 2R। अच्छा, पैरेलल में करंट ज्यादा कहां पे होता है भाई, पैरेलल में आप V सेम करते हैं, तो V अगर आप सेम करेंगे तो V इज इक्वल टू I अक्रॉस 8R मल्टीप्लाइड बाई 8R, और V इज इक्वल टू I अक्रॉस 2R मल्टीप्लाइड बाई 2R। भाई मैं वहां की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, बाद वाले की, क्योंकि वो 3R सेम है, तो वहां पे करंट सेम होना ही पड़ेगा, इसलिए अपन जज इधर की तरफ से करेंगे। तो यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। कहने का मतलब मैं मान लूं कि लेट्स से यहां पे करंट आपके पास I1 है और यहां करंट I2 है, तो I1 I2 में I2 ज्यादा है क्योंकि यहां रेजिस्टेंस कम है, और I2 अगर आपके पास ज्यादा है, एक मिनट, ये आज है ना सेल्फ मोड में चला गया है, एक मिनट। तो हम लोग कहां थे, किस क्वेश्चन पे थे, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 11 पे शायद, यस, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो अगर हम बात करें यहां करंट ज्यादा है, अब करंट यहां ज्यादा है और यहां पे सेम और सेम होना है, तो अगर इधर वाला करंट सारा इधर चला गया, मतलब जैसे इस वाले ब्रांच में करंट ज्यादा है, यहाँ पे I2 और ये I1 कम है, तो I2 वाला करंट अगर सीधा चला गया तो यहाँ करंट ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ करंट कम करने के लिए करंट को ऊपर की तरफ फ्लो करना पड़ेगा I2 में से कुछ पार्ट, ठीक है, सम पार्ट ऑफ I2 विल फ्लो अपवर्ड, ताकि जो कम करंट है इसको बढ़ा के और इस ज्यादा करंट को कम करके बराबर बराबर बांटा जा सके, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों में सेम है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, Q से P की तरफ होगी, तो Q से P मतलब C ऑप्शन सही है, तो इसके दो आंसर सही हो गए आपके पास, C और D, राइट। देखिए फटाफट से देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ करंट शो कर रखे हैं, I1 I3 है ना, और ये I4 और ये I2, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कितना कितना कौन कौन होगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, वायर कनेक्टेड है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 0। यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 24 स्ट्रेट रेजिस्टेंस लेस वायर है, तो यहाँ पे 24, फिर यहाँ पर आपके पास वापस से 24, ठीक है। तो बस अब तो सवाल खत्म ही हो गया भाई। 24 माइनस 0, 24 बाई 4 यानी कि यहाँ पे आएगा 6 एम्पियर। इसमें कितना आएगा, 24 माइनस 0 बाई 12 इज 2 एम्पियर। 24 माइनस 0 अपॉन आपके पास कितना हो गया 8 यानी कि 3 एम्पियर। 24 माइनस 0 बाई 6 कितना हो गया यहाँ पे 4 एम्पियर, ठीक है।
फिर 24 माइनस 0/8 3 एम्पियर, 24 माइनस 0/6 इज 4 एम्पियर, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 एम्पियर। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जंक्शन लॉ लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 4 गया, 2 गया, 4 और 2 यहाँ से मिलके आया होगा 6 एम्पियर, यानी कि I4 का वैल्यू 6 एम्पियर हो गया। फिर अपन चलते हैं इस जंक्शन पे इधर से करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर, और इसी को इन्होंने I2 बोला है तो I2 2 एम्पियर हो गया। यहां से 2 आया, इधर से 3 गया, 2 और 3 इधर कितना जाएगा 5 जाएगा, तो इस जंक्शन पे पहुंचा 5, इधर से पहुंचा 4, इधर से पहुंचा 3, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा है I3 ये वाला करंट है, तो ये जो करंट है उसके लिए मैं इस जंक्शन पे चलता हूं। इधर गया 3, इधर गया 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, इधर गया 6, 7 पे 6 13 और 2 15, यानी कि यहां से 15 एम्पियर आया होगा, तो 15 एम्पियर I3 हो गया, ये भी सही है, ठीक है। तो B, C और D आ चुका है। अब अपन चलते हैं I1 पे। तो I1 की अगर हम बात करें तो I1 आपके पास इस ब्रांच का करंट है, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए कि अगर मुझे I1 निकालना है तो 15 प्लस 3 प्लस 6 इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 9 कितना हो गया 24 एम्पियर, यानी कि ए ऑप्शन भी सही है। तो सारे आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 12 के A, B, C और D। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक सर्किट है, इसमें आपके पास I यहाँ का वैल्यू है और करंट फ्रॉम द सेल पूछा है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इस ब्रांच पूछा है। तो अगर हम देखें कि इसमें एंट्री पॉइंट ये है और एग्जिट पॉइंट B है, तो एंट्री पॉइंट पे 10 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर यहाँ से निकल के, तो बचा हुआ 4 एम्पियर को मजबूरी है कि यहीं से आना पड़ेगा, तो I का वैल्यू 4 एम्पियर है, ये सही है। अब अपन बात करते हैं कि A और B के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस पूरी लाइन को अगर आप देखोगे तो 5, 5 और 5 ये तीनों सीरीज में है। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको यहां पे मान लेता हूं कि 10 ओम रेजिस्टेंस A से B के बीच में वर्टिकल वाला, 15 ओम तीनों मिलाकर के हो गया, और ये 200 वोल्ट की हमारे पास बैटरी हो गई। इसको बोल देता हूं मैं 0 है, ये है मेरे पास 200, इधर से करंट आ रहा है 10। लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल x, तो अगर इधर से करंट 10 आ रहा है, क्या इन दोनों में डिवाइड होगा? तो इन दोनों में डिवाइड होगा तो मैं लिखूंगा 10 बराबर इस ब्रांच का करंट I1 x माइनस 200 बाय 15 प्लस इस ब्रांच का करंट x माइनस 0 बाय 10, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 15 10 150 और 10 1500 बराबर 10x माइनस 2000 प्लस 15x, तो 25x बराबर 3500 से आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 35 इंटू 4 इज 140 वोल्ट। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने यहाँ पे 0 माना था तो यहाँ पे 140 है, तो ड्रॉप आपके पास 140 का है। अब बचा इस ब्रांच में करंट, तो 200 माइनस 140 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 4 एम्पियर करंट यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। तो 4 और 10 यानी कि इस तरफ आएगा 14 एम्पियर। तो यहाँ करंट पूछा नहीं है, सिर्फ आपसे क्या पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप, ये आ गया 140 और यहाँ का करंट 4 एम्पियर, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, राइट। चल लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 3 बल्ब हैं 220 वोल्ट 100 वॉट पे, है ना, पावर कंजप्शन करता है ये। फिर आपके पास है, अच्छा अपने आप बदलेगा, एक मिनट, ओके। फिर 220 वोल्ट पे काम करता है तो 60 वॉट पावर कंज्यूम करता है, 220 वोल्ट पे काम करता है तो 40 वॉट कंज्यूम करता है, तीनों लेकिन सीरीज में लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए सबसे पहले। तो इनकरेक्ट के साथ अपन चलेंगे, मल्टीपल करेक्ट सवाल है। तो पहले अपन देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस ऑफ 100 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर बाय 100, तो V स्क्वायर बाय P। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ 60 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर बाय 60, तो रेजिस्टेंस ऑफ 40 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर बाय 40। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपके पास B1 का है ना, सॉरी B3 का है। तो यहां पर ये हो गया इनकरेक्ट। अब क्योंकि तीनों को सीरीज में लगाया है तो तीनों में करंट सेम आएगा। अब करंट अगर सेम आएगा, करंट अगर सेम आता है तो सीरीज में जो पावर कंजप्शन होगी उसको हम कंपेयर करेंगे I स्क्वायर R से। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उससे पावर कंजप्शन ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन कौन करेगा, B3, फिर B2 और फिर B1। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये आंसर टिक नहीं करना है, आंसर में टिक करना है इसको जो ये सही नहीं है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है आपके पास डी वाला, ये ऑप्शन जो है कह रहा है कि आपके पास करंट तीनों में सेम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, करंट तो तीनों में सेम ही होना पड़ेगा, यानी कि जो आपके पास आंसर होगा दैट विल बी A, B एंड D, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा था करंट वायर ऑफ इन अ वायर रेजिस्टेंस 10 ओम व्हिच इज शोन, फाइंड द करंट अल्टरनेटिव। ध्यान दीजिएगा, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ग्राफ 5 सेकंड तक है, लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं वो 4 सेकंड तक है, तो यानी कि 100 से 4 तक करना है।
अब हमें बात हो रही है कि हीट प्रोड्यूस्ड एंड इन 4 सेकेंड एंड द चार्ज फ्लोन थ्रू दिस इन 4 सेकेंड। तो हीट के लिए हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक एक सेकंड की ड्यूरेशन है, तो पहले सेकंड में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू टाइम 1 सेकेंड। फिर करंट है आपके पास 4 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1 सेकेंड। फिर है आपके पास करंट 2 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1 सेकेंड। फिर है करंट 3 से 4 के बीच में 1 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 85 इंटू 10 बराबर 850। तो 850 आपके पास जूल हीट आएगा 4 सेकंड तक। चार्ज फ्लो की बात करें तो चार्ज होता है इंटीग्रल आईडीटी, यानी कि एरिया अंडर आईटी ग्राफ। कहां तक, सिर्फ और सिर्फ यहां तक। तो ये एरिया 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। तो 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 कूलम चार्ज फ्लो होके गया है। तो बी और सी इसके दो सही आंसर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, राइट। चलिए लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दे रखा है ए और बी के बीच में, जिसमें एक बैटरी लगाई गई है 9 वोल्ट की, इंटर रेजिस्टेंस 2/3 ओम की, और ए और बी जो है आपके पास या जितने भी रेजिस्टेंस इसमें शो कर रखे हैं वो सब 5 ओम के। तो हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे बैटरी लगी है तो एक जगह पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, एक जगह वी मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल x मानते हैं तो बच्चे यहाँ भी x हो जाएगा, क्योंकि सर्किट इस लाइन के अबाउट ऊपर नीचे सिमेट्रिक है। और यहाँ मान लेते हैं y। तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, v, x, y एंड 0। तो v से x के बीच में r एंड r, सीधा r/2 बना दो पैरेलल में। x से y के बीच में r और r, r/2। x से 0 के बीच में r और r, यानी कि r/2। और y से 0 के बीच में सिंपल r, ठीक है। और एक लगेगा v से 0 के बीच में आपके पास फाइनली बाहर की तरफ एक r, राइट। तो x से 0 के बीच में r और r r/2 था ये, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस अपने सारे हो गए। दिस इज सिंप्लीफाइड सर्किट। अब इसका r इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग। तो r/2 प्लस r 3r/2, 3r/2 को आप r/2 के साथ अगर पैरेलल में ले जाएंगे तो 3r/2 इंटू r/2 अपॉन 2r, यानी कि इट विल बी इज इक्वल टू 3r/8। तो यानी कि आपके पास ऊपर आएगा r/2, साथ में आएगा 3r/8, और नीचे एक अलग रेजिस्टेंस चलेगा आपका r। r/2 और 3r/8 अगर सीरीज में आप जोड़ते हैं तो r/2 प्लस 3r/8 विल यील्ड यू इज इक्वल टू 7r/8। तो यानी कि ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया 7r/8 और इधर का हो गया रेजिस्टेंस आपके पास r, ठीक है। एंड इसको अगर आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7r/8 और r को, तो 7r/8 इंटू r अपॉन 7r/8 प्लस r इज 15r/8, यानी कि 7r/15। अब इसमें अगर आप r का वैल्यू पुट करते हैं तो दिस विल बी इज इक्वल टू 7/3 ओम, यानी कि r इक्विवेलेंट इस पूरे का जो सर्किट है वो है 7/3 ओम। और 7/3 ओम के अक्रॉस आप बैटरी लगाते हैं 9 वोल्ट की, और इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं 2/3 ओम का। तो इसमें अगर आप बैटरी का रेजिस्टेंस भी जोड़ेंगे तो 7/3 प्लस 2/3, 7 प्लस 2 इज 9/3, 9/3 का मतलब हो गया आपके पास इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 3 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है, इससे आप करंट निकालने बैठेंगे तो इट विल बी इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर का करंट आपके पास इस सर्किट में यहां पर होगा। अब ये 3 एम्पियर जाकर के फर्दर इन दोनों में डिवाइड होगा अगर मैं उल्टा चलूं तो 7r/8 और r में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि a से b मतलब इस r में कितना करंट होगा। दूसरी चीज जो हमसे पूछी है वो पूछी है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R, दैट इज 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 6 वाट, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दूसरा यह है कि इस 3 एम्पियर को 7r/8 और r में डिवाइड करना है। तो 7r/8 इज 7 इंटू 5 35/8, ठीक है। तो 7r/8 और r में अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं और ये I है, तो लेट्स से हमारे पास ये I1 है और ये I माइनस I1 है, तो आप क्या बोलोगे, पैरेलल में है
तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक काम करता है ना, 3 एम्पियर अपने को पता है, जिसको 3 माइनस आई वन लिखते हैं, जबरदस्ती आई क्यों लिखा, ठीक है। तो आई वन इंटू आर बराबर 3 माइनस आई वन इंटू 7r/8। तो यहाँ पे r से r हो गया कैंसिल आपका, ठीक है। तो I1 का जो वैल्यू हमारे पास आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू 8I1 बराबर 21 माइनस 7R1, राइट। तो 7I1 होगा यहाँ पे, सॉरी। तो 15I1 बराबर 21 से आप बोल दोगे कि I1 का वैल्यू 21/15। तो 21/15 को अगर आप कट करेंगे किससे, 3 से, तो इट विल बी इक्वल टू 7/5 यानी कि 1.4 एम्पियर। तो 1.4 एम्पियर यानी कि आपके पास बी ऑप्शन बी सही है, और बी सही है तो सी गलत हो जाता है। तो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 पे क्या कह रहा है, व्हाट आर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 का रेजिस्टेंस पूछा है आपसे। इफ द वोल्टेज सप्लाई इज 40 वोल्ट, तो यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी 40 वोल्ट की, तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल 0 है और इधर की तरफ यहाँ पे 40। अभी कह रहा है कि रेजिस्टेंस R है, इट कंज्यूम्स पावर ऑफ 80 वॉट। तो पावर इक्वल टू V²/R से हम R निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी इज इक्वल टू 80 वॉट इज इक्वल टू 40 इंटू 40/R। तो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 20 ओम। अच्छा, R सवाल में पूछा है क्या, नहीं पूछा, हमसे सिर्फ R1 R2 पूछा है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे 20 ओम हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, करंट 40/20 इज 2 एम्पियर। एमीटर की रीडिंग बोल रखी है सवाल में 3 एम्पियर है, तो यहां से टोटल करंट 3 एम्पियर आ रहा है। ये आइडियल है, इसमें करंट जाएगा नहीं, 2 एम्पियर इधर चला गया तो इधर कितना बचेगा, 1 एम्पियर। यानी कि R1 और R2 जो ये आपके पास सीरीज में है, ये दोनों हमारे पास में करंट मिला के 1 एम्पियर है। एंड यहां पर आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 30 वोल्ट का है, और ये पोटेंशियल ड्रॉप यहां से लेकर के यहां तक 10 वोल्ट का हो जाएगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 40 वोल्ट है ना, 1 एम्पियर है। टोटल ड्रॉप आपके पास 40 का है, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया हमारे पास, 40। और R1:R2 होगा आपके पास 3:1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप के रेशियो में सीरीज में आपके पास रेजिस्टेंस रहते हैं। तो 40 है और 3:1 के रेशियो में है, तो R1 की वैल्यू 30 के साथ जाएंगे और R2 की वैल्यू 10 के साथ जाएंगे, कि यानी कि आपके पास आंसर होना चाहिए 17 का ए और डी। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास एक मीटर ब्रिज का सवाल है, बहुत आसान सा। क्या कह रहा है, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट्स इनिशियली बैलेंस पॉइंट इज J where A in J बराबर L, one wants to make some changes in the shown setup। ठीक है, बात करेगा ऑप्शन में। आफ्टर एनी चेंज बैलेंस लेंथ being B AJ डैश बराबर L डैश, then choose the correct statement। कह रहा है कि इन द शोन सेटअप द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। बिल्कुल, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दे तो आपके पास गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब दे आर इंटरचेंजेबल पोजीशंस, ब्रिज तब भी बैलेंस रहता है। तो ए ऑप्शन सही बोल देंगे। रेडियस अगर डबल कर दोगे तो L डैश बराबर 2L, नहीं, L डैश उसी में रहेगा क्योंकि लेंथ के रेशियो में होता है, एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है कि लेंथ डबल कर दें तो क्या बिल्कुल 12 में पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा, क्योंकि ड्रॉप जो है वो डबल लेंथ में आएगा उतना ही। जो आपके पास ड्रॉप अगर 100 सेंटीमीटर की वायर है तो 20 का अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर पे आता है, मतलब 20 सेंटीमीटर पे आता है, अगर टोटल 100 वोल्ट का ड्रॉप है अक्रॉस 100 सेंटीमीटर तो 20 पे आता है। अगर आप इसी वायर को 200 सेंटीमीटर कर देंगे और सेम पोटेंशियल ड्रॉप लगाएंगे 100 का, तो आपके पास रेशियो के हिसाब से वो 40 पे आना चाहिए, 20 वोल्ट का ड्रॉप। ठीक है, तो ये बात कह रहा है, यानी कि इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन L डैश बराबर 2L। तो ए भी सही है और सी भी सही है। चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ R एंड X बोथ आर डबल्ड एंड देन इंटरचेंज L डैश बराबर L। R और X का रेशियो अपने को पता नहीं है तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन पे हम आंसर टिक नहीं करेंगे, आंसर रहेगा ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक थ्योरेटिकल सवाल है पोस्ट ऑफिस बॉक्स के स्टैंडर्ड सेटअप का। ठीक है, तो जैसा कि आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ते हैं उसमें पहली चीज तो ये बहुत फालतू से लिखी हुई जॉकी वाली, सर कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, जॉकी कहाँ लगाते हो आप उसमें, राइट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर होता है, डिफ्लेक्शन 0 होता है, जॉकी का कोई पॉइंट है नहीं। फिर बोल रहा है द नल पॉइंट ऑफ रीडिंग मींस कंसेक्यूटिव रीडिंग साइड विच द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि आपके पास नल पॉइंट के दोनों तरफ जो आपके पास रीडिंग्स आएगी उस तरफ डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है जो ही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है।
तो क्या बोला, की कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर स्विच्ड ऑन आफ्टर स्विचिंग ऑन द की कनेक्टेड टू द बैटरी। बिल्कुल सही बात है। गैल्वेनोमीटर क्योंकि बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को हमेशा सर्किट में आखिरी में इंट्रोड्यूस किया जाए, इसीलिए की सबसे लास्ट में ऑन की जाती है। इसलिए आपका आंसर आएगा बी और सी। डी इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है तो उसके साथ अपन नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास पुराना जेईई एडवांस का सवाल है। इसमें आपसे कह रहा है कि ये 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का मतलब यहां 12 हो गया, यहां 0 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कुछ करंट वगैरह की वैल्यू। I1 ऊपर वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच में करंट है, और I2 ऊपर वाले में, राइट? नहीं, I1 टोटल करंट है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये 2 2 2 और 4 4 4 क्या सेम रेशियो में है, यानी कि अगर मैं मान लूं कि थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, तो 12 को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो दिस विल बी 8 वोल्ट, दिस विल बी 4 वोल्ट एंड दिस विल बी 0। सिमिलरली यहां पर भी 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 0। तो ये एकदम बिल्कुल सिमेट्रिक सर्किट है। रेजिस्टेंस का रेशियो आपके पास बिल्कुल बराबर है, तो पोटेंशियल का रेशियो बराबर आएगा, यानी कि इन दो रेजिस्टेंस को यहां पे लगाए कोई फायदा नहीं है, इनमें करंट होगा नहीं। तो PQ में करंट 0, ST में करंट 0, तो करंट थ्रू द PQ इज 0। I1, चला I1 के लिए अपन क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। 2 + 2 + 2 6/12, यानी कि यहां करंट होगा 2 एम्पियर ऊपर वाले में। 4 + 4 + 4 12/12, यानी कि 1 एम्पियर यहां पे होगा। 2 + 1 3 एम्पियर यहां से गया होगा, तो 3 एम्पियर करंट अगर यहां से जाएगा तो बी वाला सही है। फिर द पोटेंशियल एट S इज 4 वोल्ट एंड इट Q इज 8 वोल्ट, तो S पर Q से कम है, ये भी सही है, यानी कि A, B और C तीनों आंसर सही हो चुके हैं। बहुत सिंपल सवाल जेईई में आया है। चमकना क्या चाहिए कि आपके पास ये रेजिस्टेंस का रेशियो, नीचे रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो पोटेंशियल उसी रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आके सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, राइट? क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक कैटल है, उसमें हीटर लगा हुआ है, जिसका जो वायर है वो लेंथ L और डायमीटर D का है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, हाँ, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ए कितना हो जाएगा अपने पास? πD²/4। वही एरिया πr² होता है, πD²/4 आ गया। अब इसमें आपके पास इट टेक्स 4 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर, तो पावर इंटू टी बराबर टोटल डेल्टा क्यू हो गया। पावर मतलब पर सेकेंड हीट सप्लाइड, इसको आप लिख सकते हो V²/R इंटू टी हो गया, ठीक है ना? टी इज 4 मिनट्स, 4 मिनट आपको इस केस में लगते हैं कुछ डेल्टा क्यू सप्लाई करने में, वेयर डेल्टा क्यू इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर बाय टेम्परेचर 40 केल्विन, ठीक है? अभी कह रहा है दिस हीटर इज मेड बाय अ न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ईच ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर 2D। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा R' इट विल बी इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन पाई 2D का होल स्क्वायर बाय 4, यानी कि 1/4 ऑफ 4 रो L बाय πD²। अब 4 रो L बाय πD² क्या है? ये पहला रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस आपके पास R/4 हो गया। तो R/4 के दो रेजिस्टेंस है इसमें, लेकिन इसको भी कनेक्ट करने के दो तरीके दिए हुए हैं। एक बार ऑप्शंस में देखिए तो सीरीज में है और एक बार आपके पास पैरेलल में है। तो डेल्टा क्यू, अच्छा पैरेलल में अगर आपके पास होगा तो आर्क क्या हो जाएगा? आर्क इन पैरेलल इज इक्वल टू R/4 और R/4, R/8 हो जाएगा, है ना? और इन सीरीज क्या हो जाएगा आपके पास? R/4 प्लस R/4 इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें जो डेल्टा क्यू है वो तो सेम है, यानी कि V²/R इंटू 4 बराबर V² अपॉन R/8 इंटू टी। तो यहां से हम टी निकाल लेंगे, ठीक है? तो टी का वैल्यू क्या आएगा आपके पास? टी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा यहां से 4/8। 4/8 का मतलब हो गया आपके पास इन पैरेलल टाइम रहेगा आपको 0.5 मिनट्स। तो 0.5 वाला ऑप्शन कहां है? ये रहा। अब इसी प्रकार से अगर आप यहां पे करते हो सीरीज में, तो V²/R इंटू 4 इज टोटल हीट इज इक्वल टू V² अपॉन R/2 इंटू टी। तो टी का वैल्यू 4/2 हो जाएगा आपके पास, 2 मिनट्स आ जाएगा। तो सीरीज में 2 मिनट लगते हैं, यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो बी ऑप्शन होना चाहिए। तो दो आंसर आगे आपके पास, एक बी और एक डी, ठीक है? चेक कर लेते हैं एक बार। यस, बी और डी आपके पास नीचे वहां कोने में आंसर लिखा हुआ, तो बी और डी सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Two ideal batteries of EMF V1 and V2 and their resistance R1, R2 and R3 are shown, या connected as shown in the figure. The current in resistance R2 would be 0 if, ठीक है? तो R2 कहाँ है आपके पास? ये वाला। तो इसमें आपको हर एक ऑप्शन के साथ चेक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है V1 बराबर V2, तो हम मान लेते हैं कि V1 की वैल्यू आपके पास V है और V2 की वैल्यू भी हमारे पास V है, और रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सब बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस आपके पास R हो गया, ये रेजिस्टेंस आपके पास R हो गया। अब इसमें अगर करंट नहीं है तो इसमें तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपके पास 0 है
तो V बाय आर करंट इसमें, V बाय आर करंट इसमें, है ना भाई। यहाँ पे अगर आप 0 मान लो तो ये V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V बाय आर, करंट आपके पास आ गया, तो यानी कि बीच में करंट जाएगा ही नहीं। अच्छा, इस वाले केस में अगर रेजिस्टेंस बीच वाला जो R2 है, ये रेजिस्टेंस कितना भी हो जाए करंट नहीं जाएगा, और वो लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। R2 बढ़ा दिया उन्होंने, बाकी सारी सिचुएशन सेम रखी हैं, तो ए और बी दोनों आंसर सही हो गए। इसी प्रकार से हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन कहता है कि V1 बराबर 2V2 है। तो V1 बराबर 2V2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, V1 का वैल्यू हो गया आपके पास 2V, और R1 यहां पर है, R2 यहां पर है, और R3 यहां पर है। तो अगर मैं R3 को R बोलता हूं तो बाकी तो रेजिस्टेंस हो जाएंगे 2R एंड 2R, ठीक है, चेक करिए, है ना। तो R1 को अपन ने क्या बोला, 2R और ये R, सही बात है। तो R3 का वैल्यू R1/2 है, यानी कि हमारी कंडीशन बिल्कुल सही आ गई है, राइट। अब इस वाले केस में इसमें करंट है कि नहीं हो, कैसे लिखें, तो यहां पे 0 मान लो, यहां V लिख दो, इस पे जगह पे X मान लो, यहां पे आप X + 2V लिख दो। ये कितना हो गया हमारे पास, X + 2V यहां का पोटेंशियल, और यहां पे हो गया X। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, X + 2V माइनस V, नहीं माइनस 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, अपॉन 2R। इसका करंट आ गया, इसका कितना आ गया हमारे पास, V - X/R। तो करंट दोनों में सेम नहीं है, आप ध्यान से देखो, ये करंट सेम नहीं है, और करंट अगर सेम नहीं है तो फिर आपके पास यहां बीच में कुछ ना कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको आंसर में नहीं लेंगे अपन, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं कि सी आंसर में है कि नहीं है, नहीं है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, 2V1 बराबर V2, ठीक है। तो V2 का वैल्यू आपके पास 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया, और 2R1 बराबर R2 बराबर R3 हो गया हमारे पास, ठीक बात है। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो V2 बराबर 2V1, V2 का वैल्यू 2V1 है, यानी कि आपके पास ये हो गया V1 और ये हो जाएगा 2V1, यानी कि 2V कर देते हैं, इसको V कर देते हैं। 2R1 बराबर R2 बराबर R3, तो R3 का वैल्यू R है, R2 का वैल्यू भी R है, और R1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, R1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू कितना, R2/2। R2/2 का मतलब हो गया आपके पास R/2, ठीक है। अब यहां पे अपन देखते हैं कि इसमें अगर मैं यहां पे पोटेंशियल 0 मान लेता हूं तो ये V हो जाएगा, ये V हो जाएगा, इसको अपन X बोल देते हैं, इसको हम यहां पे 2V बोल देते हैं, और ये 0 हो गया। जंक्शन लॉ लगाइए यहां पे, तो X नहीं हो जाएगा X + 2V, तो X + 2V - 0 अपॉन R प्लस X - 0 अपॉन R प्लस X - V अपॉन R/2 बराबर 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा X + 2V प्लस X प्लस 2X - 2V, तो 2V से 2V कैंसिल हो गया, X + X + X 4X बराबर 0, तो X का वैल्यू 0 आ गया। अब X अगर 0 है तो यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि डी ऑप्शन भी सही है, तो ए बी डी इसका आंसर है, और दिया हुआ भी यही है हमारे को, है कि नहीं, ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपसे, कंसीडर 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स एंड 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस विद रेजिस्टेंस R, इधर इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर RC इज लेस देन R/2, यानी कि R का जो वैल्यू है वो 2RC से ज्यादा है, ऐसा हम लिख लेते हैं। तो इंटर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपके पास RC है, और बाहर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ R है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वन ऑफ द गैल्वेनोमीटर्स इज आर ट्रू। तो आपके पास कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, इसमें 2 वोल्टेज के और 2 सीरीज में आपको जोड़ आपके पास 2 एमीटर बनाने के। तो वोल्टमीटर एमीटर बना के वोल्टेज और करंट नापना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि किसमें कितनी रेंज आपको ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो 2 वोल्टेज वाले हम बना लेते हैं सर्किट यहीं पर ही। द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपके पास RC 2RC हो जाएगा सीरीज में, है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा, R और R के 2 शंट है, तो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और मैक्सिमम करंट यहां से पास कर सकते हैं IG, क्योंकि आपके पास सीरीज में हो गया तो करंट जोड़ नहीं पाओगे आप, राइट। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसकी वोल्टेज रेंज कितनी आएगी, वोल्टेज रेंज क्या आएगी हमारे पास, वोल्टेज रेंज विल बी इज इक्वल टू IG इंटू 2RC प्लस 2R। अब आपके पास जो R है वो 2RC से ज्यादा है, R के लिए 2RC से ज्यादा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2R की वैल्यू 4RC से ज्यादा होगी। तो यानी कि 4RC प्लस 2RC 6RC, तो यानी कि ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन
6 टाइम्स ऑफ आई जी इंटू आर सी। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, जिसमें से दो आए, जो आएगा उसको हम टिक करेंगे। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर आर और ये हमारे पास आर सी। ठीक है, और एंड द सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट गैल्वेनोमीटर। ओके सॉरी, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया। सेकेंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, यानी कि आपके पास ये आरसी गैल्वेनोमीटर वाला हो गया। ठीक है, सेकंड गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, यानी कि हमारे पास एक और गैल्वेनोमीटर ऐसे लगेगा आरसी। तो यहां जो करंट जा सकता है वो जाता है 2IG। 2IG जा सकता है, क्यों? क्योंकि IG ये झेल सकता है, IG ये झेल सकता है, राइट। RC और RC सीरीज में पैरेलल में तो हो गया RC/2, तो रेंज क्या मिलेगा अपने को? 2IG मल्टीप्लाइड बाय RC/2 प्लस 2R। अब जो 2R है आपका वो 4RC से ज्यादा है, यानी कि V इज ग्रेटर देन 2IG इंटू RC/2 प्लस 2R को अपन लिखेंगे 4RC, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का लगा दिया। 4 प्लस 0.5 इज 4.5, 4.5 इंटू 2 9, तो V इज ग्रेटर देन 9 टाइम्स ऑफ IGRC। किस में ज्यादा आ रहा है बताइए? किसमें ज्यादा आ रहा है, पहले में कि दूसरे में? यानी कि दूसरे में ज्यादा आ रहा है, तो हम बी ऑप्शन के साथ चलेंगे आगे, राइट। सी और डी इसी प्रकार से चेक किए जाएंगे आराम से। द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऑल पैरेलल में लगा दोगे तो क्या मिलेगा? आर आर, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? IG और IG निकलने वाला रास्ते दो, RC और RC। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये हमने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, राइट है कि नहीं? एक काम करते हैं, इसको ना नेक्स्ट पेज पर ड्राइंग बनाएं, तो साफ सुथरी बन जाएगी। तो साफ सुथरी ड्राइंग इस प्रकार से बनाते हैं कि हमारे पास यहां पे बन जाएगा R, यहां बन जाएगा R, फिर बनेगा एक RC जिसमें करंट जा सकता है IG, और इधर जा सकता है IC, इधर आ जाएगा RG। इसमें करंट I मान लेते हैं, इधर करंट I मान लेते हैं। तो यहां पे जो टोटल करंट जा सकता है वो जा सकता है 2I प्लस 2IG। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि ये जो आपके पास दोनों है ये पैरेलल में है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा तो IR का वैल्यू IG इंटू RC के बराबर होगा। तो जो I है हमारे पास वो कितना हो जाएगा? I का वैल्यू IG इंटू RC डिवाइडेड बाय R। हाँ या ना? तो जो करंट यहां से अपन नाप सकते हैं टोटल, वो करंट क्या आ जाएगा हमारे पास? I net इज इक्वल टू 2I प्लस 2 टाइम्स ऑफ IG, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ IG इंटू RC बाय R प्लस 2 टाइम्स ऑफ IG। ठीक है, तो ये हो गया 2IG इंटू 1 प्लस RC बाय R। ये थर्ड वाले ऑप्शन के लिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है, इतनी अपन नाप सकते हैं। डी से कंपेयर करना है इसको, तो डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? तो मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या कह रहा है आपके पास कि दो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है दे आर इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल बोथ रेजिस्टर्स। दोनों गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा दिया आप, यानी कि हमारे पास RC और RC एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन दिस टाइप ऑफ थिंग। इस वाली ब्रांच में करंट I मान लेते हैं, यहां पे तो IG ही जा सकता है, यहां पे I ही जा पाएगा, तो नेट करंट क्या जा पाएगा? सॉरी, यहां पे I जा पाएगा, तो नेट करंट क्या जा पाएगा हमारे पास? IG प्लस 2I। तो IG प्लस 2I हमारा आंसर है। I कितना होगा? तो IG इंटू 2RC बराबर I इंटू R। तो IG का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से? सॉरी, I का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 2IG इंटू RC बाय R। तो दिस विल बी इज इक्वल टू IG प्लस 2IG इंटू RC बाय R। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे 2IG आ रहा था, यहां पे IG आ रहा है एडिशन में, और ये वाली टर्म आपके पास सेम आ रही है। तो यानी कि ये वाला करंट जो है आपके पास ज्यादा है, तो सी वाला आपके साथ आंसर जाना चाहिए। आंसर बी और सी रहेगा, डी वाले को अपन यहां पे बोल देंगे कि भाई ये आंसर गलत, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे ये।
तो 24 हमसे कह रहा है कि 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैव 10 ओम रेजिस्टेंस एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 2 माइक्रो एम्पियर करंट, वन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू वोल्टमीटर ऑफ 100 मिली वोल्ट। तो यहां पे आप लिखोगे V बराबर IG इंटू RG प्लस S। तो 100 मिली वोल्ट इज इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 2 × 10⁻⁶। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना आपके पास 10 प्लस शंट। इसको आप सॉल्व करेंगे, शंट निकालिए कितना आता है, निकाल के देखिए। तब तक हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ सेकंड आपसे बोल रहा है कि हम इसको कन्वर्ट करें, एक एमीटर भी तो बनाया होगा इसने, हाँ एमीटर बनाया 1 मिली एम्पीयर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एमीटर की इक्वेशन क्या होती है, I बराबर IG, अच्छा इसको शंट ऑफ वोल्टमीटर बोल देते हैं, इंटू 1 प्लस RG बाय शंट ऑफ एमीटर। तो I कितना है हमारे पास, I है इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ इंटू 1 प्लस 10 अपॉन शंट ऑफ एमीटर। तो इन दोनों इक्वेशन से आप सबसे पहले करेंगे शंट ऑफ वोल्टमीटर और शंट ऑफ एमीटर निकालेंगे। देखिए कितना आता है। बताओ 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 जल्दी बताओ। शंट ऑफ वोल्टमीटर आएगा आपके पास नियरली इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 50 किलो ओम आएगा, और ये वैल्यू आएगी आपके पास शंट ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 0.02 ओम। निकाल के देखिएगा। इसमें आप 1 + 10/SA को ऑलमोस्ट 1 लिख दीजिए, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होती है SA, तो 10/SA + 1 को 10/SA ही लिख दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आप कर लीजिए यहां तक पहले। अब हमें क्या कह रहा है कि इनको आपने यूज किया है, क्या किया है यूज, एक ओम स्लो के उसमें एक्सपेरिमेंट में यूज किया है। अच्छा यहां तक क्या है आपके पास, ये सही आ गया है, ये गलत हो गया है, क्योंकि ये 100 किलो ओम बोलता है लेकिन ऐसा है नहीं। अब हमारे पास क्या है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, इसको मेजर करने के लिए हमने सेटअप का यूज किया है। तो सेटअप कैसे यूज होता है, वोल्ट इसका ओम स्लो का आपके पास क्या बोलते हैं, सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस है। यहां पे लगाएंगे अपन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएंगे आपके पास 50 किलो ओम का शंट, और साथ में लगाएंगे अपन एमीटर। एमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर के साथ शंट होती है 0.02। ठीक है, ये होती है आपके पास दोनों किसमें, सीरीज में। तो ये पूरी यूनिट आपके पास एमीटर है, और ये पूरी यूनिट हमारे, नहीं सॉरी 1 मिनट गलती हो गई। एमीटर में जो शंट होता है वो होता है आपके पास पैरेलल में। तो एमीटर में शंट अगर पैरेलल में होता है तो 10 के पैरेलल में लगाएंगे 0.02, और इस पूरे सर्किट का निकालेंगे अपन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट अगर अपन निकालने जाएं कितना आएगा बताइए फटाफट से। ये जो आपके पास है इधर वाला, इधर कितना आएगा आपके पास 50 और 1000, 10 को थोड़ी हटाइए, 50,000 और 1000, ये आएगा आपके पास नियरली 1000 से कम, नियरली 1000 से कम आएगा, 980.39 आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। और इधर वाला वैल्यू आएगा आपके पास 0.099, 0.02 से कम आएगा आपके पास। और ये आपने लगा दिया वोल्टमीटर, ये बैटरी। तो अगर आप बैटरी लगाएं तो यहां पर अगर इसके अक्रॉस लेट्स से कुछ बैटरी, एक ऑप्शन ऐसा भी है जहां पे इसका इंटर रेजिस्टेंस भी है, तो इंटर रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे मान लेते हैं 0 और यहां मान लेते हैं V, इसकी रीडिंग जो आएगी वोल्टमीटर की वो इस V के हिसाब से आएगी, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आएगी इन दोनों में। तो इन दोनों में जो रीडिंग आएगी आपके पास आएगी नियरली 980.4। भाई रीडिंग तो यही निकल के, क्योंकि R इक्विवेलेंट देखो ना यहाँ पे बदल गया, तो यही R मेजर किया जाएगा। लेकिन ये R मेजर इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, इस R पे डिपेंड नहीं करेगा जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 980.4 के आसपास आपका निकल के आएगा। और ये ऑप्शन जो आपके पास है, ये ऑप्शन कह रहा है 978 से 982 के बीच में, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है गलत। ये क्या बोलता है कि आपको, कि अगर आप यहां पर बैटरी में इंटर रेजिस्टेंस लगा दोगे तो रीडिंग बदल जाएगी, जो कि गलत है, ये भी गलत है। आंसर रहेगा A और C। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए नेक्स्ट पेज पे, A और C। ठीक है, 24 हो गया, आगे बढ़ता है 25 पे। अब बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या कह रहा है आपके पास, शोन इज इन द फिगर हैविंग अ रेक्टेंगुलर मेटल स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस T। तो इसकी थिकनेस T का क्या मतलब है कि स्ट्रिप जो है ना थोड़ी सी इस प्रकार की है, पीछे भी इसका ऐसे बना हुआ है क्रॉस सेक्शन, और ये इस प्रकार की स्ट्रिप आपके पास है, सॉरी थोड़ी सी इस प्रकार की स्ट्रिप है, ठीक है ना। और इधर से अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की स्ट्रिप आपको दिखाई देगी, राइट। तो इसकी थिकनेस आपके पास है, ठीक बात है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इनर रेडियस इसका R1 है और बाहर का रेडियस R2 है, ठीक है। थिकनेस मैंने आपको समझा दी। अब मैं इस डायग्राम को यहां से इसमें से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो परेशान करेगा आगे। अब क्या बोल रहा है आपके पास कि वोल्टेज V0 इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स, और आपके पास ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा V है,
एंड द आउटर सरफेस इज ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या चीज है, क्या बता रहा है, क्यों आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? आप देखो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा? अब इलेक्ट्रॉन के पास घूमना है, उसको घूमने के लिए इसको चाहिए फोर्स। फोर्स नहीं है तो क्या होगा, पहले के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और यहां जाकर के इकट्ठे होंगे बाहर वाली सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो अंदर की तरफ आएगा आपके पास प्लस प्लस प्लस, और प्लस से माइनस की तरफ बनेगी आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे दिखा सकते हो। अब फर्दर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक नहीं बनती रहेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन घूमे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर QE बराबर ME इंटू वी स्क्वायर बाय R, और V क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगी दैट विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन E इंटू जिस R रेडियस में आप घूम रहे हैं, ठीक है, उसका रेडियस R इंटू VD स्क्वायर। VD आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों फेसेस के बीच में ट्रांसवर्स, इसको लिख सकते हैं आप इंटीग्रल E डॉट dr, ठीक है। तो इंटीग्रल E डॉट dr जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ME बाई E और VD स्क्वायर 1/r का इंटीग्रेशन ln r, और R1 से R2 करेंगे क्योंकि अंदर वाला रेडियस आपके पास R1 है, बाहर वाला R2 है, तो ln R2 बाई R1 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू VD स्क्वायर। अच्छा VD क्या होता है, I बराबर NEA VD, तो क्या लिख सकता हूं कि VD इज प्रोपोर्शनल टू I करंट। तो VD स्क्वायर आएगा तो क्या यहां पे लिख सकते हैं आप डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है डी ऑप्शन में, यहां पर डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा अपन को B और C में से चेक करना है। द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो अंदर वाली सरफेस जो है वो हायर पोटेंशियल पर है, तो अंदर वाली सरफेस आपके पास हायर पोटेंशियल पे C ऑप्शन में देखा है, तो C भी सही है और D भी सही है, ठीक है। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे मूव कर दूं तो D भी सही है और C भी सही है, राइट? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे बात करते हैं, तो B और C में से एक सही था, C और D सही हो गया। अब A ऑप्शन चेक करते हैं। A ऑप्शन है I बराबर V बाय R, कुछ दिख रहा है आपको, तो R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो करंट कैसे चल रहा है, करंट चल रहा है आपके पास इधर से ऐसे इधर की तरफ। तो ये जब करंट की आप बात करते हो तो आप यहां से R डिस्टेंस पे जाओगे और ऐसे dr थिकनेस की एक स्ट्रिप मानो, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पूरी ड्राइंग को यहां से हटा देते, ठीक है। तो करंट जो है आपके पास इस dr थिकनेस ऐसे आप बनाओगे तो R पे जाओगे सेंटर से, ऐसे dr थिकनेस का आप एलिमेंट लोगे, जैसे कि डिस्क में लिया जाता है, क्रॉस सेक्शन डिस्क का ही है। लेकिन उस dr थिकनेस का सेक्शन का जो आपके पास एरिया होगा वो होगा ये वाला, वेयर t इज द थिकनेस और dr इसकी यहां से यहां तक की दूरी है, तो t इंटू dr आपके पास dA हो गया। तो ये छोटी सी स्ट्रिप एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स आपको मिलती जाएंगी एक के बाद एक। अब इस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपके पास, इट विल बी रो इनटू एल। एल कितना हो गया हमारे पास, कितना लाइन चल रहा है यहां से यहां तक, पाई आर अपॉन एरिया। एरिया हो गया टी इंटू डी आर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, तो V2 माइनस V1 सबके लिए सेम रहेगा। अब V2 माइनस V1 सेम है तो रेजिस्टेंस जो है आपके पास सारे के सारे पैरेलल में आएंगे। तो आप लिख सकते हैं पैरेलल में जोड़ने के लिए 1/dr करके जोड़ना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टी इंटू डी आर बाय रो इंटू पाई आर। तो टी अपॉन रो पाई, 1/r का इंटीग्रेशन ln r, तो ln r2 बाय r1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया R इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। अब 1/r इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है, हमें निकालना है करंट। करंट क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू V0 बाय R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट को आप डिवाइड कर दो, आपका A ऑप्शन मैच कर जाएगा, यानी कि A, C और D इसके आंसर होने चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। ACD लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 26-27 का। ये आपके पास पैराग्राफ अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे सवाल नहीं होगा, पढ़ लेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ क्या कह रहा है, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है जिसमें आपके पास इसकी हाइट आपको h दे रखी है, और नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स मेड ऑफ अ लाइट वेट एंड सॉफ्ट मटेरियल कोटेड विद द कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड ऑन द बॉटम प्लेट। यहाँ पे कुछ बॉल्स रखी हैं, तो बॉल्स हैव अ रेडियस r, मतलब बहुत छोटी सी बॉल्स है, नेग्लिजिबल रेडियस की है। नाउ हाई वोल्टेज सोर्स HV इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टिंग प्लेट सच दैट द बॉटम प्लेट इज एट प्लस V0, bottom plate is at plus V0 and the upper plate is at minus V0। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास डेल्टा V का वैल्यू 2V0 हो गया हमारे पास, राइट। अब इसका यूज आएगा तो कर लेंगे आगे। ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सरफेस द बॉल्स विल गेट चार्ज्ड, विल बिकम इक्विपोटेंशियल विद द प्लेट एंड आर रिपेल्ड बाय इट। तो अगर यहाँ पे अगर आप बॉल देखोगे, किसी बॉल को ये चार्ज हो जाएगी, तो बॉल अगर चार्ज होगी तो क्या होगा, Q बाय R इज इक्वल टू V0
तो तब तक चार्ज होगी जब तक पोटेंशियल वी नॉट ना हो जाए, और यहाँ पे चार्ज होने के बाद ये ऊपर की तरफ भागती है, ऊपर की तरफ भाग के वहां रुकती है, फिर वहां की बराबर पोटेंशियल लेती है, और फिर पोटेंशियल अगर वहां पे ले लेगी तो वहां से रिपेल होगी, फिर नीचे आएगी। तो ये क्या प्रोसेस चलता रहेगा हमारे पास? बिल्कुल चलता रहेगा। ठीक है, अब ये सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, which of the following statements is correct? The balls will bounce back to the bottom plate carrying the opposite charge they went up with. सही बात है, ऊपर जाएगी वापस नीचे आ जाएगी। The balls will execute simple harmonic motion। नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो Q इंटू ई बराबर एम ए से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, और वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी तो एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेट जरूर कर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए हम बोलेंगे कि एसएचएम तो नहीं करेगा। राइट, अब अगला स्टेटमेंट क्या है? द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट टेकिंग द सेम चार्ज। नहीं, सेम नहीं होगा, अपोजिट चार्ज होगा, इक्वली अपोजिट चार्ज। देखो ये ऑप्शन में अपोजिट चार्ज लिखा है, यहाँ सेम लिखा है, तो अपोजिट वाला सही है ना। द बॉल्स विल स्टिक टू टॉप प्लेट एंड रिमेन देयर। भाई वहां क्यों रुका रहेगा? वहां घर थोड़ी है उसका, घर थोड़ी है, वहां पे चार्ज वापस लेगा तो वहां भी तो रिपेल होएगा। ये थोड़ी कि पॉजिटिव दुश्मनी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल नहीं करते, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते भाई, है कि नहीं? वहां से भी रिपेल करेगा और नीचे आ जाएगा। राइट, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे तो फिर पैराग्राफ आ गया। चलो क्वेश्चन यहां पर है, द एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट विल बी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट की पावर हाफ। तो करंट की बात कर रहा है, कितना करंट आपके पास होगा इन द एमीटर, एमीटर मतलब यहां पर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा कि मान लीजिए कि यहां से कुछ बॉल्स ऊपर जाती हैं, एन उतनी ही आएगी, प्रोपोर्शनलिटी है तो एन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, एक बॉल से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक बॉल ऊपर जाती है प्लस क्यू, तो ऐसी एन बॉल्स जा रही होंगी पर यूनिट टाइम, हमें नहीं पता कितनी जा रही है, एन जा रही है मान लो फॉर एग्जांपल। तो चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है हमारे पास? चार्ज आपके करंट आ जाएगा आपके पास क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी में अगर आप देखोगे, टी कैसे निकालेंगे आप? भाई एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा आपके पास क्यू ई बाय एम। ठीक है, तो क्यू ई बाय एम आपके पास एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट आपको चलना है एच, तो आप लिखोगे एच बराबर यूटी, यूटी इज जीरो हाफ इंटू क्यू ई बाय एम मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mh बाय क्यू इंटू ई। अब आप देखिए Q बाई टी में जो आपके पास T है, T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 2mh बाई क्यू ई। तो यानी कि Q इंटू 2mh बाई क्यू ई। अब हमें Q और E की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी, डिपेंडेंसी निकालनी V नॉट पे। तो V नॉट की अगर हम बात करें तो V नॉट हमारे पास जो है इक्वल टू KQ बाय R था, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V नॉट। समझ में आ रही बात हमारी? ठीक है, अब Q इज प्रोपोर्शनल टू V नॉट अगर हमारे पास है अपॉन T, T की अगर हम बात करते हैं उसमें E भी है। E क्या है? E होता है आपके पास V बाई डी। हाँ या ना भाई? E का वैल्यू आपके पास V नॉट बाई डी होता है कि नहीं होता है ना? तो E का वैल्यू V नॉट बाई डी आएगा, लेकिन हम लोगों ने शायद एक गलती कर दी यहाँ पे। वो गलती मुझे ये दिख रही है कि हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है जबकि टाइम से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2mh अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू ई। तो आप देखोगे कि I इज प्रोपोर्शनल टू, लिखना ज्यादा बढ़िया है क्योंकि हम नंबर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे चार्जेस का। तो I इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब Q जो है वो V नॉट के प्रोपोर्शनल है, ये भी V नॉट, ये भी V नॉट। तो V नॉट और V नॉट क्या हो जाएगा? V नॉट इसको आएगा रूट, तो V नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V नॉट स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है अपने को? ऑप्शन सही लग रहा है अपने को बी वाला। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर भी है। राइट, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 27। राइट, प्रोपोर्शनलिटी पूछी है तो इसलिए अपन एग्जैक्ट नंबर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि कितने चार्ज इधर से उधर जाएंगे, कितने उधर से इधर जाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ सोचना है नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, द अननोन रेजिस्टेंस फॉर कनेक्टेड इन लेफ्ट ब्रांच एंड रेजिस्टेंस बॉक्स इन राइट ब्रांच। द रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स इज 50 ओम नोन एक्यूरेटली। देयर इज नो एंड करेक्शन। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर ब्रिज इज 1 mm। 1 mm का मतलब हो गया आपके पास 0.1 सेंटीमीटर मीटर ब्रिज के लिए। फिर क्या बोलता है आपके पास? द नल पॉइंट वाज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। नाउ द रेडियस ऑफ द वायर वाज मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज। रेडियस ही मेजर कर रहे हैं, वायर का लेंथ ही मेजर कर रहे हैं।
एंड द लेंथ इज 2.2 सेंटीमीटर एज मेन स्केल रीडिंग एंड फिफ्थ वर्नियर स्केल रिवीजन रीडिंग। ठीक है, तो यहां पर आपके पास स्क्रू गेज की बात कर लेते हैं पहले अपन, या पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं। आपको पूछा गया है रेजिस्टिविटी, तो आप क्या लिखोगे मीटर ब्रिज में, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका R है, अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपके पास 50 है और नीचे आपका स्केल है, एक तरफ की रीडिंग 40 है तो दूसरी तरफ की रीडिंग 60 हो जाएगी। इसको आप x2 बोल दो, इसको आप x1 बोल दो। ठीक है, तो आप लिखोगे R बाय x1 बराबर 50 बाय x2। तो R क्या हो गया अपने पास, रो L बाय A 50 x1 बाय x2। तो यहां से आप लिखोगे कि रो इज इक्वल टू 50 x1 बाय x2 इंटू 1 बाय L लेंथ ऑफ द वायर इंटू एरिया पाई R स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन रो में क्या होगा आपके पास, डेल्टा रो बाय रो बराबर डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2 डिवाइड प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा L बाय L। ये 4 टर्म आपको मिलेगी, तो ये सब चीजें आपको निकाल करके यहां पुट करनी है। अच्छा, डेल्टा x1 बाय x1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है 40 सेंटीमीटर एक तरफ है, तो 40.0 का मतलब हो गया हमारे पास 0. और इसका लीस्ट काउंट क्या है 1 mm, 1 mm का मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 बाय 40 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 60 अगले वाले का प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाय R। अब डेल्टा R बाय R हमें निकालना पड़ेगा, रेडियस किससे मेजर किया है इन्होंने, स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज में कह रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है आपके पास वो सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो गया हमारे पास 1 बाय 100 MSD, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हमारे पास 1 mm है ना, तो ये हो गया 0.01 mm। ठीक है, तो 0.01 mm हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। अब स्क्रू गेज की रीडिंग कितनी है, रीडिंग है आपके पास 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 60 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो हमारे पास होगा 1 mm प्लस 60 इंटू 0.01, यानी कि इट विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस 60 इंटू 0.01 6 इंटू 0.1 यानी कि 0.6, तो 1.6 mm इसकी रीडिंग है। तो यानी कि रेडियस की रीडिंग आपके पास 1.6 mm है और लीस्ट काउंट है आपके पास 0.01 mm, पुट कर दिया हमने। अगला डेल्टा L बाय L, डेल्टा L बाय L के लिए हमें वर्नियर की कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। वर्नियर में आपको दे रखा है कि 9 मेन स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है इसका 1 mm, तो ये हो गया 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर का 1 MSD माइनस 1 VHD, तो 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1 mm यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्नियर की रीडिंग कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, तो L हो जाएगा हमारे पास 2.2 प्लस फिफ्थ वर्नियर स्केल, तो 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इट विल बी इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू हो गया हमारे पास 2.25 और डेल्टा L का वैल्यू यानी कि इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01। ये आ गया डेल्टा रो बाय रो। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई किससे, डेल्टा रो बाय रो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको मिलेगा इसका परसेंटेज एरर। और जो परसेंटेज एरर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपके पास नियरली सॉल्व करके आप देखिएगा 2.11% कुछ आता है। तो आंसर में शायद इसके देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि आंसर में दिया हुआ है 2 और आंसर में लिखा हुआ आपके पास अप्रोक्सीमेटली, इसलिए आंसर 2 दिया हुआ है। एग्जैक्टली 2 नहीं आता है, पॉइंट्स में आंसर आपका आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके आप चेक कर लेंगे, सारी वैल्यूज मैंने आपको पुट करके दे दी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू सिग्मा 1 है, बाहर जाते जाते सिग्मा की वैल्यू सिग्मा 2 हो गई है। अब हमसे क्या कह रहा है कि करंट जो है आपके पास रेजिस्टेंस पूछा है, इफ करंट एंटर्स फ्रॉम द वन एंड एंड लीव्स, मतलब ऐसे जाकर के ऐसे निकल जा रहा है। तो हम पहले इसमें सिग्मा का फंक्शन बनाते हैं। सिग्मा हो जाएगा आपके पास लीनियर फंक्शन है कि नहीं है, हाँ लीनियर है, तो a इंटू आर प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाला फंक्शन। तो r बराबर 0 पे सिग्मा का वैल्यू सिग्मा 1 दे रखा है और r बराबर r पे सिग्मा का वैल्यू सिग्मा 2 दे रखा है। तो सिग्मा 1 बराबर a इंटू 0 प्लस b, यानी कि b का वैल्यू सिग्मा 1 हो गया, तो सिग्मा बराबर
a इंटू आर प्लस सिग्मा 1। अब इसमें पुट करिए सिग्मा 2 एट a इज आर बराबर कैपिटल आर प्लस सिग्मा 1। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय आर। तो सिग्मा का फंक्शन तैयार हो गया हमारे पास, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर प्लस सिग्मा 1। तो दिस इज द फंक्शन दैट वी आर गेटिंग फॉर सिग्मा। अब हमसे क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, आपको इसमें एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे सिलेंडर्स के, ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर अलग अलग सिग्मा के इस प्रकार के, ठीक है। इस सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, सिलेंडर की लेंथ होगी आपके पास L। तो R इसका डी आर इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी रो L बाय होता है ना, तो 1 बाय सिग्मा इंटू L बाय ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसका, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पाई ये वाला जो है आपके पास ये वाला एरिया होगा, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप क्या लेंगे, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर डी आर। अब आपके पास ये जितने भी रेजिस्टेंस है ये सब है पैरेलल में, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस इस फेस और इस फेस के बीच में कांस्टेंट है। तो 1 बाय डी आर करके इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम 1 बाय आर निकाल सके, इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर बाय एल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के आर तक। तो सिग्मा 2 पाई बाय एल इंटू आर डी आर, सिग्मा का वैल्यू 2 पाई बाय एल, सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय आर इंटू आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 इंटू आर। डी आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के आर तक। अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई बाय एल इंटू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय आर इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3 प्लस सिग्मा 1 इंटू आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये आर से आर स्क्वायर बचेगा, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 पाई बाय एल मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 2 आर क्यूब आर स्क्वायर बाय 3, फिर यहां आएगा -1/3 प्लस 1/2। तो -1/3 प्लस 1/2 इज 1/6, तो सिग्मा 1 आर स्क्वायर बाय 6 ये आ गया हमारे पास ना। तो 2 पाई बाय एल इंटू आर स्क्वायर इंटू सिग्मा 2/3 प्लस सिग्मा 1/6। इसको किससे कंपेयर करना है वो एक बार देख लेते हैं। इसको आपको कंपेयर करना है किससे, अच्छा इसमें इन्होंने एलसीएम ले लिया है पूरा, तो एलसीएम अगर हम यहां पे ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई बाय एल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 और 6 का एलसीएम 6, 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 बाय 6, ये 1 ये 3, तो पाई आर स्क्वायर बाय 3l इंटू 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1। इसको ये लोग बोल रहे हैं पाई आर स्क्वायर बाय वाई एल इंटू एक्स सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, और आपसे x प्लस वाई पूछा, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 3 + 2 आपका आंसर 5 आ जाएगा, राइट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है विद 0.006 एम्पीयर, यानी कि गैल्वेनोमीटर की करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 0.006 by connecting it to a 4990 resistance converter to voltmeter of range 30 volt, यानी कि वोल्टमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा Ig इंटू RG प्लस S। तो 30 वोल्ट की रेंज में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू है 0.006 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दिया हुआ है आपको पता नहीं, तो RG प्लस शंट रेजिस्टेंस इज 4990। तो यहां पर हमारे पास 30/6 इंटू 1000 बराबर RG प्लस 4990 से मुझे क्या मिल जाएगा 5000, और ये डिफरेंस आएगा आपके पास 10, तो ये वैल्यू 10 आ गई। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि इफ इट्स कनेक्टेड टू अ 2n/200 रेजिस्टेंस बिकम्स एन एमीटर। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर IG इंटू 1 प्लस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय शंट। कितनी रेंज बनानी है 1.5, ये आपके पास 0.006 इंटू 1 प्लस 10 बाय शंट, तो शंट का वैल्यू निकालेंगे और इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो 1.5/6 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 बाय S।
तो यहां से 1.5/6 ये हो गया 10, काटो इसको, 3 से काटो 2 बार 5 बार, तो 5 ये हो गया 50, तो 250 इज इक्वल टू 1 + 10/s, तो 249 यानी कि 10/249 आ गया आपके पास। इसको ये बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 2n/249 हो, तो कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास। क्या पूछ रहा है हमसे, n का वैल्यू ही पूछ रहा है शायद, तो n का वैल्यू 5 है। लेट्स चेक द आंसर, 5 है यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5 इसका आंसर आ गया। तो बेसिक गैल्वेनोमीटर और एमीटर के ऊपर सवाल। QFT क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है कि एक सर्किट है, इस सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस जो R है ये 2 ओम है, इसके थ्रू करंट I एम्प है, तो आपको निकालना है। तो बेसिकली आपको सर्किट को सॉल्व करना है। तो सर्किट जो है आपको दिखना चाहिए कि एक इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज इस जगह पे दिख रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपके पास रेशियो देखोगे तो 2/4 इज 1/2 और 1/2 आपको दिख रहा है, तो आप इस 8 ओम को हटा सकते हैं, और हटाएंगे तो सर्किट क्या बन जाएगा आपके पास, 2 ओम, फिर 1 और 2 सीरीज में, तो इसको हटा करके मैं टोटल यहाँ पे 3 ओम बना देता, और ये 2 और 4 बन जाएगा 6, तो ये सेम पॉइंट्स के बीच में लग रहे हैं, तो 6 ओम भी इसी के पैरेलल में मैं यहाँ पर आपको बना के रख देता। फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ये 6 ओम है ना, एंड ये 6 ओम और ये 10 ओम इधर कनेक्टेड है, ठीक है, एंड इधर क्या जाएगा हमारे पास 12 ओम, और ये जाएगा हमारे पास 4 ओम। अब इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 और 3 पैरेलल में 2 हो जाएगा, तो 6 2 10 12 4, तो इधर 6 ओम, इधर की तरफ 2 ओम, ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 12, और ये हो गया 4 ओम। आप देखोगे तो ये फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया एक और। कैसे बना, ध्यान से देखिए कि 6/12 इज 1/2, 2/4 इज अगेन 1/2, तो यहां पर जो 10 ओम है इसका कोई काम नहीं है, यानी कि इसको आप हटा दीजिए सीधा सीधा और फिर सॉल्व करिए। तो ये 2 और 4 आपको दिखेंगे सीरीज में, कितना हो गया 6, 6 और 12 18, तो 18, और ये जो 6 है ये आपके पास पैरेलल में है, तो 18 × 6/18 + 6 इज 24, तो ये 4 हो गया, ये हो गया 4.5, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट जो है हमारे पास 4.5 है, 4.5 + 2 इज 6.5, तो नेट आर इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास 6.5 ओम, और बैटरी कितनी है 6.5 वोल्ट की, तो करंट कितना हो जाएगा 6.5/6.5 इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्या कह रहा है आपसे, इन द बैलेंस कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो। ये कितना आपके पास 3000 है ना, इधर 1000, इधर 500 और ये 60, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, राइट। तो 60, 300, 100 और 500, तो 60 ओम, 300 ओम, तो R1, R3, R2 और R4। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है हमारे पास कि इस सर्किट को थोड़ा सा वैसा बनाता हूं जैसे नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है। तो बैटरी लगी है 50 वोल्ट की, बैटरी से 100 ओम से आपके पास 50 ओम, सॉरी 500 ओम। फिर क्या आएगा हमारे पास, इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 60 और ये हो गया हमारे पास कितना 300। R3 जो है हमारे पास वो है 300 ओम, राइट। तो R3 हमारा ये है। बैटरी कनेक्टेड है इन दो पॉइंट्स के बीच में, कितने वोल्ट की है 50 वोल्ट की, और पोटेंशियल डिफरेंस आप नाप रहे हैं किन दो पॉइंट्स के बीच में, जो ऊपर और नीचे वर्टिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं इस ब्रिज के, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। अभी बैलेंस्ड है क्योंकि आप देखेंगे 100/6 इज 5/3, 5/3 यहां भी दिख रहा है रेशो, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि R3 का टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दे रखा है 0.0004 डिग्री सेल्सियस। तो R3 का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, R3 का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू R3 बराबर R0, इनिशियल कितना है 300, 1 + अल्फा 0.0004 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो 300 इंटू 1.04, तो 1.04 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
कितना आना चाहिए बताइए? 4 इंटू 3 12, खत्म, 312 हो गया आपके पास। अब 312 ओम का अगर आपके पास रेजिस्टेंस हो चुका है, हमसे क्या पूछ रहा है? द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स एस एंड टी। एस एंड टी क्या है? ये वाले पॉइंट्स जो अपोजिट वाले पॉइंट्स है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों सर्किट को अपन अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको 312 कर लेते हैं। तो एक ब्रांच अपने पास नीचे वाली है, ये वाली, एक ऊपर वाली है। तो इस 50 वोल्ट को 100 और 500 में आपको डिवाइड करना है 1:5 के रेशियो में। तो 50 वोल्ट को यहां पे कितना आएगा? 1/6 ऑफ 50, और इधर की तरफ 5 पार्ट्स आएंगे तो 5/6 ऑफ 50। तो अगर यहां पोटेंशियल में 0 मान लेता हूं तो यहां कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू 50 यानी कि 250/6। तो यहां का पोटेंशियल आ जाएगा 250/6। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसे आएगा? इस ब्रांच को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रांच को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं 60 और 312 कितना हो गया? I बराबर 50/60 प्लस 312 यानी कि 372। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस जगह का पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एट टी बराबर 312 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 372, ठीक है। तो 312 इंटू 50/372 अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 41.935 या 41.93 लिख देता हूं वोल्ट। ये कितनी आ रही? 250/6 की वैल्यू ये आ रही है 41.66 या 41.67 के आसपास। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41.93 माइनस 41.67 विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 0.26। तो 0.26 जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो कहां आ रही है? एक बार हम आंसर चेक करते हैं। यस, रेंज दे रखी है ताकि आप पॉइंट्स में थोड़ा इधर उधर होते हैं तो आप आंसर टिक कर पाए। तो 0.626 से 0.28 के बीच का आंसर आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, राइट? ठीक है ना, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33, कुछ मीटर बीच जैसा डायग्राम दिख रहा है आपको। सवाल क्या कह रहा है? आपके पास एक EMF E की बैटरी है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक मीटर ब्रिज का वायर है, इसका रेजिस्टेंस टोटल 50 ओम है, ठीक है। R0/2 एक अनदर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है, E/2 की एक बैटरी और लगा दी है और यहाँ पे आपको लगा दिया है R, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है आपके पास उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। कब? जब ये L 72 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर ये 72 है तो बच्चे ये बताओ ये कितना बचेगा? 100 माइनस 72 यानी कि 28। मीटर ब्रिज का वायर है तो 100 मीटर का इसका लेंथ होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ वाला ये कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 72/100 इंटू 50। तो 50 इंटू 0.72 यानी कि 36, है ना? सही कर रहा हूं ना मैंने? 72 इंटू 5, हाँ सही है। तो ये हो गया आपके पास 36 ओम। यार रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का ही 36 ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस कितना बचा टोटल? 50 माइनस 36 इज 14 ओम। अब हमारे पास जो R0 है वो कितना है? R0 50 ओम है मीटर ब्रिज का, ये R0/2 यानी कि 25 ओम है। तो एक्चुअली जो सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट में हमारे को क्या क्या दे रखा है कि एक बैटरी है हमारे पास E, है ना, और R1 इसके साथ रेजिस्टेंस है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों, ठीक है। कितना हो जाएगा ये दोनों रेजिस्टेंस? 25 प्लस 14 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे बना देता हूं 39 इस ब्रांच में। और इधर जो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये हो जाएगा 36, ठीक है। ये आपके पास 36 है और आप कह रहे हो कि आपका गैल्वेनोमीटर लगा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो ये जो पॉइंट हमारे पास ये वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाले पॉइंट्स। और आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों में जो आपके पास इस ब्रांच में आपके पास करंट नहीं है। तो अगर करंट नहीं है तो आपके पास R1 कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, आपका सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है भाई। आपके पास ये E बैटरी इस पूरे में पोटेंशियल ड्रॉप कर रही है, तो इधर की तरफ और इधर की तरफ जो पोटेंशियल ड्रॉप है क्या वो आधा आधा हो जाएगा? तो काम खत्म हो जाएगा भाई। आधा आधा क्योंकि देखो 36 39 दिख रहा है। तो ये वैल्यू आपके पास जो है, अगर हमारे पास E/2 इधर और E/2 इधर हो गया, बराबर बराबर करेंगे तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। एक्चुअली इस ब्रांच में E/2 आगे कोई काम है नहीं। तो 36 प्लस R1 बराबर 39 जैसे ही आप करोगे आपको मिल जाएगा R1 का वैल्यू शुड बी इज इक्वल टू 3, और 3 ओम होते ही आपके पास बराबर बराबर रेजिस्टेंस हो गए दोनों तरफ। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर बराबर बढ़ेगा, करंट से बाहर बाहर घूम रहा है, इसमें जाएगा नहीं, काम खत्म हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, उसमें आपके पास A के थ्रू करंट पूछा है, एलिमेंट A यहाँ पे एमीटर है। पहले वाले सवाल में आपसे क्या कह रहा है
कि पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बता रहा है। ये बस देख रहा है सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो 2 बाय 1.5 या फिर ऐसे देखो मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 4.5 9 और ये 9, तो यानी कि यहाँ कोई करंट होगा ही नहीं, तो आप बैटरी बढ़ाइए कुछ भी करिए, डिक्रीज करिए, अपोजिट करिए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग वे वी आई में विल इंक्रीज नहीं होगा, ऑन इंक्रीजिंग वे आई विल डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, ऑन इंक्रीजिंग वी आई विल नॉट चेंज एट ऑल, सही बात है। ऑन इंक्रीजिंग वी आई विल बी जीरो, जीरो तो रहेगा इसी, आई में इंक्रीज नहीं होगा, तो आर और एस सही लगते हैं। आंसर में आर और एस दे रखा है, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल था, ठीक है। बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, ये एक फोटोइलेक्ट्रिक सेटअप है, ये एक बैटरी है। बैटरी का पोटेंशियल अभी इस प्रकार से है कि प्लस इधर है माइनस इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो इस तरफ की बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा करके। तो ऑन इंक्रीजिंग वी क्या करंट डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप और इलेक्ट्रॉन्स को रोक दोगे, ठीक है। इंक्रीजिंग वी करंट इंक्रीज होगा नहीं होगा, क्योंकि आप रोक रहे हो ना, तो पी और क्यू में से एक ही सही हो सकता था। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑन इंक्रीजिंग वी आई विल नॉट चेंज एट ऑल, तो आपके पास जो है मे नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है। तो हो सकता है कि करंट पहले से ही जीरो हो, करंट आपके पास पहले से भी तो जीरो हो सकता है, तो ये थोड़ी कि आपके करने पे जीरो हो रहा हो, है कि नहीं। तो अगर पहले से जीरो हो रहा हो तो मे नॉट चेंज एट ऑल भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ऑन रिवर्सिंग वी आई मे और विल बी जीरो, तो एक्चुअली आपके पास क्या है कि अगर आप इसको पलट देंगे तो क्या होगा कि आप प्लस और ये माइनस कर देंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो करंट तो आपका बढ़ेगा, है ना, वो जीरो नहीं हो पाएगा। फिर टी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन रिवर्सिंग वी आई और मे विल इंक्रीज, तो आई बढ़ सकता है क्या, पलटने में बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच पा रहे होंगे, करंट बढ़ सकता है सर्किट में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू आर टी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या आ रहा था हमारा, आर और एस आ रहा था, तो आर एस और ये क्यू आर टी लास्ट में चेक कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है अपने पास, ये वाला एक्सरे ट्यूब के थ्रू जो है वो करंट आपके पास रहेगा कितना, है ना, या इस प्रकार से है, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि फिलामेंट आपका इस तरफ है। तो पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या होगा, तो पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब होगा यहां से एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा, तो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, उस बात को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग वी आई मे और विल डिक्रीज, नहीं, वी से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो बढ़ते हैं, और अगर वो बढ़ते हैं तो आपके पास यहां पर एनर्जी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो करंट बढ़ता है। लेकिन यहां पे पोटेंशियल बढ़ाने से सिर्फ इनकी एनर्जी बढ़ती है, तो करंट नहीं बढ़ेगा, उसमें एनर्जी जरूर बढ़ सकती है। तो आई मे नॉट चेंज एट ऑल सही बात है, इसका आर चला जाएगा। एस क्या बोल रहा है, ऑन रिवर्सिंग वी आई और मे विल बी जीरो, हाँ, रिवर्स करने पे ये हो सकता है कि आप जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इनकी एनर्जी को पूरा का पूरा निचोड़ लीजिए, तो उस वाले केस में जीरो हो सकता है। और ऑन रिवर्सिंग वी आई और मे विल इंक्रीज, नहीं बढ़ेगा तो नहीं, रिवर्स करने पे तो इलेक्ट्रॉन रोक रहे तो कैसे बढ़ जाएगा, तो आर और एस पे संतुष्टि करनी पड़ेगी, इसके आगे टिक नहीं कर सकता मैं, ठीक है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं अपन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास कि ए इज 4 ओम रजिस्टर, तो इसके थ्रू करंट की बात हो रही है। तो अगर यहां पे करंट की बात हो रही है तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1.5 वोल्ट 2 ओम, और ये आपके पास हो गया बैटरी हो गई ई, और ये हो गया आपके पास 1 ओम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग वी आई और मे विल इंक्रीज, तो हम इसमें इक्विवेलेंट निकाल रहे थे इन दोनों का, तो ई इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो जाएगी कहानी। 1.5/2 प्लस ई बाय 1 अपॉन 1/2 प्लस 1/1, 1/1 का मतलब हो गया आपके पास 2/2, तो नीचे 3/2 बनेगा, ऊपर बनेगा 1.5 प्लस 2e/2 इंटू 3/2, कितना हो गया 1.5 प्लस 2e/3, तो 2e प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी इज इक्वल टू e इक्विवेलेंट, सही बात है। तो 2e प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी आवर e इक्विवेलेंट। अब अगर आप e बढ़ाते हो तो हाँ करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा ना, क्योंकि इक्विवेलेंट बढ़ गया, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग आई में इंक्रीज, और आपके पास ऑन इंक्रीजिंग वी आई में और विल डिक्रीज, तो बढ़ाने पर आपके पास बढ़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की सिचुएशन हमारे पास आ गई है, तो हम पी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे यहां पर, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग वी आई मे विल नॉट चेंज इट ऑल, तो गलत बात है भाई, वी पे बढ़ाने पे तो फर्क तो पड़ेगा इसी। ऑन रिवर्सिंग वी आई मे विल बी जीरो, रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, ई के माइनस ई आ जाएगा, माइनस ई करते ही अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो क्या करंट जीरो हो जाएगा हमारे पास, ये भी आ सकता है, तो हम एस को भी टिक करेंगे।
ऑन रिवर्सिंग वी आई मे और विल इंक्रीज, आई आपके पास बढ़ जाएगा तो मे इंक्रीज नहीं, आई का वैल्यू आप घटते हुए पाएंगे क्योंकि आप रिवर्स कर चुके हैं, तो ये करंट घटेगा, तो यहाँ पे पी और एस के साथ चले जाएंगे, राइट। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पी एस हो गया, सी का आर एस हो गया क्या, फिर बी का हमारे पास क्यू आर टी हो गया क्या, हो गया, और पहले का हमारे पास क्या आंसर है, आर एस, ये तो चेक कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में कुछ स्विचेस हैं और अलग अलग स्विचेस क्लोज या ओपन करके आपसे कुछ सिचुएशंस पूछी गई हैं, क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आपके पास S2 ओपन है सिर्फ, तो S2 मतलब कौन सा स्विच है हमारे पास, ये वाला है, तो बाकी सबको आप क्लोज कर दीजिए। तो भाई जो हमारे पास ओपन नहीं है उन सबको क्लोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया और ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं 0 मान लेता हूं पोटेंशियल, तो ये 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट, 10 प्लस 40 50 वोल्ट, 50 प्लस 10 60 वोल्ट, और 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 40 है, ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो 40 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, इक्वल टू 40, और ये 5 और 5 सीरीज में रहेंगे 10, तो 40 और इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा। तो 40 अपॉन 10 यानी कि 4 एम्पियर करंट इसमें जाएगा इस तरीके से, कि हर रेजिस्टेंस 5 ओम आपको सवाल में दिया। तो ये 4 एम्पियर करंट ऐसे जाएगा, इधर से इधर की तरफ निकलेगा। यहां बात कर लेते हैं, ये 10 है इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसमें जो करंट होगा वो पूरा इधर की तरफ जाएगा, 10 बाय 10 इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी कि इधर आ जाएगा 5 एम्पियर, 5 प्लस 5 10, 10 अपॉन आर इक्वल 10 हो गया, तो 1 एम्पियर करंट इधर से जाएगा। A1 की रीडिंग 5 एम्पियर होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ 40 और ये कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी 40 होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 60 माइनस 40, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू हमारे पास 20 वोल्ट, 20 बाय 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, A2 की रीडिंग हो जाएगी। तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 4 A1 माइनस A2 हमारे पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा, इस विल बी इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा आपको, राइट। तो फोर्थ वाला ऑप्शन कहीं पर है क्या इसमें, देखिए ध्यान से। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमें दिख रहा है 2 में, एक 4-2P और एक 4-2S। तो 4-2 तो सही है, मतलब हम सीधा थर्ड वाले पे चलते हैं। तो 4-2P एंड 4-2S, एस ऑप्शन इसमें क्या है, थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है नहीं, इसकी वजह से एस ऑप्शन है इसमें 25 वोल्ट। तो ये क्या है, V2 की रीडिंग है। V2 कौन सा आपके पास है, ये वाला है। तो V2 के इस एंड का पोटेंशियल हमारे पास 50 है, राइट, ठीक है। और इस एंड का पोटेंशियल पूरा 10 है, तो 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 वोल्ट। अब 45 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है, 45 वोल्ट है हमारे पास बी ऑप्शन में, तो हम बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, और बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। लेट्स चेक द आंसर, क्या ये सही है। नेक्स्ट पेज पे आंसर भी लिखा होना चाहिए, इसका बी है, ठीक है। तो यानी कि हमारा 35 वाला सवाल तो हो गया खत्म। 36 क्या कह रहा है आपके पास, एक मिनट, यस 36 क्या बोलता है, 36 बोलता है हमारे को कि हम अब कौन सा स्विच क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, S3 ओपन करेंगे, ओनली S3 ओपन है। तो अगर सिर्फ S3 ओपन है, S3 कौन सा स्विच है भाई, S3 ये वाला स्विच है, यानी कि रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो गया, और बाकी सबको कर दीजिए क्लोज। तो ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज। तो यहीं से 0, 10, 50 प्लस 10 60 माइनस 20 40 और ये 40, ठीक है। तो इसमें तो करंट 0 हो गया इस वाली ब्रांच में, भाई ये भी सर्किट में करंट नहीं आ सकता, इस पूरे रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस बाहर हो गए, तो करंट जो आएगा वो सिर्फ इधर से आएगा। 10 वोल्ट ये हो गया हमारे पास, 10 बाय 10 1 एम्पियर इधर से करंट आएगा। 40 माइनस 60 माइनस 40 20 बाय 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, यहां से जाएगा, तो 4 माइनस 1 3 एम्पियर, यानी कि 1 वाले ऑप्शन के साथ आपको चलना चाहिए। तो 1 वाला ऑप्शन किस किस में है, 1 वाला ऑप्शन हमारे पास सी में है खाली। तो आगे सॉल्व करें, सी में अगर है तो हमारे पास क्या आंसर सी आ गया, खत्म होगी कहानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आप पोटेंशियल हम लिख चुके हैं, हर किसी का आप निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, 37 की कंडीशन क्या है, 37 की कंडीशन है हमारे पास ओनली S1 इज ओपन। S1 कौन सा स्विच है हमारे पास, S1 है हमारे पास ये वाला, तो A2 की रीडिंग 0 आ जाएगी, यानी कि ये पूरा ब्रांच सर्किट से बाहर हो गया। लिखते हैं वही 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 प्लस 10 60 वोल्ट, 60 माइनस 20 40 वोल्ट।
ये सब क्लोज है, ठीक है। अब हम रीडिंग निकालते हैं एमीटर की। तो एमीटर की रीडिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 10 वोल्ट था ये, 10/10 यानी कि 1 एम्पियर, 40/10 यानी कि 4 एम्पियर, यानी कि आ जाएगा 5 एम्पियर। वही फिर से पहले वाला केस, ठीक है। और A2 की रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। तो 5 - 0 इज 5 एम्पियर, यानी कि थर्ड जहां पे ऑप्शन में होगा उसके साथ चलना चाहिए। अब थर्ड कितने ऑप्शन में है हमारे पास, थर्ड 2 ऑप्शन में है, 3 3P और 3 2P। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपके पास सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यानी कि हमारे पास V1 की रीडिंग, V1 कौन सा वोल्ट मीटर है, V1 ये वाला वोल्ट मीटर है। ये 40 है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। भाई आधा बांट देंगे पूरा डिफरेंस को, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। तो V1 इस पॉइंट और इधर की तरफ 50 के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नाप रहा है, तो 50 - 20 30 वोल्ट, यानी कि 2। तो आपके पास 2 जहां पर होगा ऑप्शन में, हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। 2 है हमारे पास डी ऑप्शन में, तो 3 2P और 3 2P यानी कि ऑप्शन डी सही आ रहा है हमारा, बिल्कुल ठीक है। तो 37 नंबर तक हमारे ये फाइनल क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखने में लग रहा था बहुत लंबा जाएगा, बट गया नहीं, फटाफट से सॉल्व हो गया, राइट। थैंक यू।